जो आज अपने सीरीज़ का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। इस सीरीज़ में दूसरा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर है और इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले आप मेरा पहला लेक्चर ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें फोर्स रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं सारे कुछ दिए हुए हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग फोर्स में कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं। ठीक है, और अभी इसी का उसे डिराइव करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने की कोशिश करेंगे। एंड वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों। तो इसके पहले हम लोग ग्रेविटेशन में भी देख चुके हैं कि पहले फोर्स डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस किए। इसमें भी फोर्स था, फील्ड था और फिर पोटेंशियल। तो तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में भी हम लोग फोर्स डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग अब फील्ड डिस्कस करेंगे। तो फोर्स एट ए डिस्टेंस को समझने के लिए फील्ड का ज़रूरत होता है। अक्सर ये समस्या आता है कि कोई दूर में बैठा हुआ चार्ज किसी दूसरे चार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में भी रख दें, जहाँ पर कोई अदर फोर्सेस ना हो, तब भी देखा जाता है कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। और इसका वजह क्या है? क्योंकि ये किसी भी मीडियम से कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और फील्ड थ्योरी में जनरली कुछ एजम्पशंस है जो हम लोग लेके चलते हैं। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, क्यू है, उसके इर्द गिर्द यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द में जो फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड्स होगा। बिल्कुल ये एक स्फेरिकल बॉल के तरह, जैसे टेंटिकल्स बाहर निकलता है, इस तरीके से हम फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं। और जब भी दो चार्जेस आसपास में रहता है, सपोज एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ये दो चार्जेस आसपास में रहता है, तो ये दो फील्ड जो है आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है, उसको समझने के लिए हमको प्रॉपर्टीज डिस्कस करना पड़ेगा फील्ड लाइंस का। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को जो एरो से दिखा रहे हैं इसको फील्ड लाइंस बोलते हैं। और इसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि लाइंस emerge from a positive charge and converge to a negative charge. दूसरा प्रॉपर्टी है the number of field lines passing through a unit area perpendicular to the field, ठीक है, is proportional to the electric field strength. ये दूसरा प्रॉपर्टी है। और तीसरा प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाती है फील्ड लाइंस के रेस्पेक्ट में। ये किसी भी फोर्स के फील्ड लाइंस में ये वैलिड है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि चार्ज रिलेटेड है। तो आप मैग्नेटिज्म में कोई चार्ज होता नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते। बट ये दोनों जो है 2 नंबर और 3 नंबर सभी फील्ड लाइंस के लिए वैलिड है। ठीक है, इवन ग्रेविटेशन में भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है इन सब चीज़ों को फॉलो करती है। तो एक्सेप्ट ग्रेविटी में कोई चार्जेस नहीं होता है, सिर्फ मास होता है। और मास में सब में फील्ड लाइंस कन्वर्ज करती है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स देता है
मास जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए कन्वर्ज करते हैं। इन सब तीनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम कुछ एक चार्जेस के लिए फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। उससे बहुत हद तक एक आइडिया मिलेगा आपको कि फील्ड लाइन्स कैसे बिहेव करते हैं। और खासकर तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए कि फील्ड लाइन्स कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी पॉइंट पर दो फील्ड लाइन्स एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि एक साथ ये दोनों ही फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो यूनिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से पास करते हो सिर्फ एक और एक ही फील्ड लाइन हो सकता है, दो नहीं हो सकता, इसमें एम्बिग्युइटी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ यू कीप two charges, sorry, if you keep a charge at this particular point, इसको इधर भी जाना होगा और इसको इधर भी जाना होगा। ये दोनों एक साथ किसी टाइम में दो पोजीशंस पर होंगे जो कि क्लासिकल फिजिक्स में अलाउड नहीं है। इस वजह से भी फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन संभव नहीं है। तो ये रहा थर्ड प्रॉपर्टी का जहाँ तक बात है। अभी इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करें। तो हमने पहले भी देखा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इमर्ज करता हुआ फील्ड होता है, और यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस है उस पर कन्वर्ज करते हैं। दिस आर द टू सिंपलेस्ट केसेस जो हम लोग ले सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन यदि इनके कॉम्बिनेशंस यदि एग्जिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस यदि किसी नियर विसिनिटी में एग्जिस्ट करता, मान लीजिए प्लस Q1 और प्लस Q2, दो पॉजिटिव चार्जेस, तो कैसा होगा फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, बोल के इस तरीके का बेंड हो जाता है, ठीक है। इन्हीं बेंडिंग के चलते हम कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, दे ट्राई टू पुश ईच अदर, और जब दोनों पुश करके काफ़ी दूर चला जाता है तो फिर सिंगल चार्ज हो जाता है और ये सारे फील्ड लाइन्स स्ट्रेटन अप हो जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि जो फोर्स है क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ द warping of the field lines, because of the third property, especially because the field lines never intersect each other, therefore they have to bend and occupy a very dense space somewhere over here. Because of this ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल होने पे दूर चला जाएगा दोनों चार्जेस, जिसके वजह से फिर सिंगल चार्ज का ये फील्ड लाइन्स स्ट्रेटन अप हो जाएंगे, दे आर रिमूव फार फ्रॉम ईच अदर। अब सेकेंड केस है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ज करता है, इसीलिए ये होगा। अब इधर वाला जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यू कैन फिल इट लाइक दिस, और फिर इससे इमर्ज करता हुआ और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ज करता हुआ। दूर जिधर चार्ज के इन्फ्लुएंस से जो दूर होगा उधर जो फील्ड लाइन से वो स्ट्रेट होगा, जो नज़दीक होगा इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो दिस इज अ केस फॉर ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसी तरीके से दो नेगेटिव चार्जेस का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको ड्रॉ करके आप देखिएगा घर पे, और हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा दिखेगा इफ पॉसिबल। उसके बाद फील्ड लाइंस डिस्कस करने के बाद हम लोग आ जाते हैं एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं फील्ड के लिए, और ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होगा, कूलम्स लॉ से डिराइव होगा। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में Q1 एंड Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमने ये सारा चीज़ फर्स्ट लेक्चर में देखा है, आप रेफर कर सकते हैं वहाँ पे। K एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन SI यूनिट्स, और ये टोटल K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इन SI यूनिट्स। ये सारा चीज़ हम लोग
कवर कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लोग इस तरीके से देखें। अब फील्ड डिस्कस करने के लिए, फील्ड के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज रखेंगे, ये सोर्स चार्ज है जिसके चलते हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर कितना बड़ा फील्ड है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मापने के लिए हम एक बहुत ही छोटा चार्ज डेल्टा क्यू रखेंगे। छोटा इसलिए क्योंकि जब हम मेजर करेंगे यहाँ पे फील्ड, हमने देखा कि एक रिजल्टेंट फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो जब हम एक बहुत छोटा चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो इसका इफेक्ट भी रहेगा, यानी कि यहाँ जो मेजर करेंगे हम फील्ड, वो रिजल्टेंट फील्ड होगा, ना कि सिर्फ इसके द्वारा। तो इसीलिए डेल्टा चार्ज को हम जितना छोटा रखेंगे इसका अपना इफेक्ट उतना ही कम होगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Q कैन बी मेजर्ड मोर एक्यूरेट। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल डेल्टा Q रखते हैं। Now the force acting on this is Q delta Q divided by, of course, K is mu multiplied divided by R square, where R is the distance between the two. A field कैसे defined है? Field is defined as F by delta Q. That is the force per unit charge experienced at a particular point situated distance R. तो इस वजह से हम यदि इसके फॉर्मूले को रख दें, कूलम्स लॉ से जो डिराइव किया हमने फॉर्मूला, उसको यदि रख देते हैं तो डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाता है, Q by R स्क्वायर। सो दिस इज द फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड, क्योंकि कूलम्स लॉ मेरा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, इसलिए जो हम यहाँ डेरिवेशन किए फील्ड ही इज वैलिड, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू, नाउ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। ये क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है ना, दिस गिव्स मी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मॉड आर का स्क्वायर करेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और इस तरीके से दिस इज द वेक्टर फॉर्म, कंबाइन करने के बाद के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। तो ये हम वेक्टर ट्रीटमेंट ऑफ द फील्ड एंड द फोर्सेस पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में, यानी पिछले इसके आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वंस फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम क्या करेंगे कि देखिए पॉइंट चार्जेस तो डे टू डे लाइफ में हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, हमको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस में सबसे पहला डेरिवेशन जो है वो इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, इन्फाइनेटली लॉन्ग है ये लाइन ऑफ चार्ज है। और चूंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है इसीलिए हम टोटल चार्ज का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लैम्डा लेते हैं, विच इज द चार्ज डेंसिटी। दिस इज अ फाइनाइट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ विल बी फाइनाइट, द टोटल चार्ज विल बी इनफाइनाइट। सो लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। और इस लाइन ऑफ चार्जेस के चलते हम x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की यदि कोशिश करेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, इसको हम देखते हैं। हम क्या यूज करेंगे, हमको जो पता है वो पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड है वो हमको मालूम है कि फील्ड इज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। q इज द सोर्स चार्ज एंड r इज द डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी फाउंड। ठीक है, तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं, इसको आप पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत दो छोटा छोटा लेंथ लेंगे जो कि y डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ऑन आइदर साइड सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, इधर भी y और इधर भी y। और जो लेंथ है वो डेल्टा है, बहुत ही छोटा है, एज स्मॉल एज यू लाइक इट टू बी टेकन। तो इसलिए ये एक पॉइंट चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो dq यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम dq से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dq इज लैम्डा इंटू
डी वाई, डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई यूज कर लेंगे, तो लैम्डा इंटू डी वाई जो है वो डी क्यू हो जाएगा। और इस पॉइंट चार्ज के चलते हम जानते हैं कि फील्ड जो होगा कैसे करेंगे, दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, और फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, डी, ठीक है। अब इसके चलते भी फील्ड जो है वो डी इस डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ इंटरसेक्ट कर नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फील्ड का इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि इन सबों जितने भी चार्जेस हैं इस लाइन पर, इन सबों के चलते इस पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन में फील्ड होगा, ना कि मल्टीपल डायरेक्शन में। और ये सब क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं उस फील्ड का, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एंटिटी, दिस इज नॉट ए रियलिटी कि इधर भी फील्ड है इधर, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों के चलते हम अभी देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस रखा हुआ है, भूल जाइए इस पूरे इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्जेस, तो इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, तो जो निकलेगा, जो रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, और वही एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैथमेटिकली हम लोग इसको कॉम्पोनेंट्स हैं उस रिजल्टेंट फील्ड का, ये दोनों मैथमेटिकल कॉम्पोनेंट्स। तो इस वजह से डी इधर हो गया, मान लीजिए इसको थीटा, ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, सो बेस के तरफ डी कॉस थीटा होता है, इस दोनों के वजह से 2d कॉस थीटा हो गया, और इधर डी साइन थीटा, और इस तरफ भी डी साइन थीटा, दे बोथ कैंसिल ईच अदर, और रिजल्टेंट फील्ड कितना मिला, 2d कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे 2d कॉस थीटा को लिखेंगे, d के बदले हमको क्या होगा, k लिखेंगे, चार्ज कितना है, dq है, डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r मान लेते हैं, ये x हो जा रहा है और ये y, जैसे कि जाना, तो k dq, the distance of the point at which the field has to be found from the point charges r, इसलिए r स्क्वायर हो गया। और cos थीटा हम लिखते हैं, देखिए यहाँ से cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है x है, डिवाइडेड बाय r, तो ये मेरा रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल फील्ड मिलेगा। अब इंटीग्रेशन में जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकल जाता है, तो k है, 2 है, ये कॉन्स्टेंट, देखिए x भी कॉन्स्टेंट है। रीजन क्या है कि आप जब चार्जेस अलग अलग लेंगे इस लाइन पे, तो सभी चार्जेस के लिए x सेम होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर निकालना है हमको, इसलिए x इज अ कांस्टेंट, सो इट हैज टू बी टेकन आउटसाइड। बाकी मेरा बचा dq डिवाइडेड बाय r क्यूब हो जाएगा, और r क्यूब के बदले देखिए r क्या है, r है मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो r क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2/3, तो ये हो जाएगा मेरा r क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, हम एक इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएंगे, दैट सब्स्टिट्यूशन इज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और y इज इक्वल टू x tan। इस वजह से मेरा जो डिफरेंशिएट करने पे dy हो जाएगा, x कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन से x स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बाकी इट विल फॉर्म। सो dq जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लैम्डा इंटू dy लिखेंगे, एंड देन मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 2kx, और ये लैम्डा है, और dy के जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर थीटा b थीटा, और नीचे में आ जाएगा x के जगह पे, सॉरी y के जगह पे x tan थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर y के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 2kx, लैम्डा भी बाहर निकाल देंगे, तो लैम्डा kx बाहर आ जाएगा,
और ये एक्स भी निकल जाएगा बाहर, इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। और इस जगह से मेरा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचता है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से ये कट जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा बाहर में, और अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा टू द पावर ऑफ 3/2। नाउ वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, पर एक्स क्यूब को बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पर, और इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे टू द पावर ऑफ 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सेक क्यूब थीटा मिलेगा। ओवरऑल 2 लैम्डा के डिवाइडेड बाय एक्स यहाँ से बचता है, यहाँ से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, और इस सेक थीटा को फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज माय फाइनल इंटीग्रल वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के टर्म्स में आ गए। और ये थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अभी देखिए कि 2 पॉइंट चार्जेस हम एक साथ ले रहे हैं जो सिमेट्रिकली इस तरफ उस तरफ, तो इस वजह से जो लिमिट्स जाएगा एक ही तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ का यदि हम चार्जेस ले लेंगे दूसरे तरफ का जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस वजह से एंगल जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर रहेगा तो 0 होगा ये एंगल, और जब इन्फिनिटी में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 90, देखिए ये एंगल इंक्रीज करेगा, जब 90 हो जाएगा तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसलिए मेरा जो वैल्यू है दिस विल गो फ्रॉम 0 टू 90 डिग्रीज। सो अल्टीमेटली मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा 2 लैम्डा के बाई एक्स, और कॉस थीटा के जगह पर इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है, एंड 0 से 90 डिग्री, साइन 90 माइनस साइन 0 है ना, 2 लैम्डा के बाई एक्स साइन 90 माइनस साइन 0। हम जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1, साइन 0 0 होता है। इस वजह से तो फाइनल फील्ड मेरा निकला 2 लैम्डा के बाई एक्स साइन 90 1, तो इसीलिए इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको यदि हम फर्दर लिखें, के को 1/4πε0 लिखें, तो ये 2 को कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट जो आंसर है हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0। तो ये डेरिवेशन है मेरा लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट इज। तो आज सेकेंड लेक्चर का जो वीडियो है यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़, सेकेंड लेक्चर का जो वीडियो है यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं।